अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स? ठीक हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पिछले जितने लेक्चर्स हो चुके हैं आपने उन सबको पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा और याद भी किया होगा। आइए आज हम पेपर 1 की बुक नंबर 3 फिजियोलॉजी, इसका लेक्चर 2 जो है वो पढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का टिश्यूज। इससे पहले बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था सेल। सेल क्या होता है? ठीक है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। किसी भी इंसान की या किसी भी जानदार की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है वो है सेल। अब इन सेल्स का मजमूआ क्या कहलाता है? टिश्यूज। अच्छा, इस मजमूए के साथ कुछ और भी होता है, मतलब ये सेल है आपका, ये है सेल्स। A group of cells, कोई भी सेल्स हो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उसके बाद हिपैटिक सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं, कोई भी ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। ये टिश्यूज ही मिलके फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके बॉडी बनाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है आपकी, ये जो मैंने सारा ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो भी टिश्यू का हिस्सा होगा आपकी, क्या ना? इसे बॉडी फ्लूइड भी कहते हैं, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज कॉल्ड टिश्यूज। आइए इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ टिश्यू में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल। वही बात जो मैंने आपको बताई है, कलेक्शन या ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप, एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल, और उन सेल्स ग्रुप के, जितना भी ग्रुप है सेल्स का, उन सेल्स के जो है इर्द गिर्द जो भी सेलुलर मटेरियल होगा उसको क्या बोलेंगे? द कलेक्शन ऑफ द सेल्स एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज फॉर पर्टिकुलर फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड टिश्यूज। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल जो स्पेसिफिक होगा ना, या तो ब्लड सेल्स का ग्रुप होगा या हिपैटिक सेल्स का ग्रुप होगा या कार्डियक सेल्स का ग्रुप होगा। अच्छा, जो भी एक स्पेशलाइज किस्म का ग्रुप ऑफ सेल्स होगा और वो स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो ग्रुप ऑफ सेल्स और उसके एसोसिएटेड जो मटेरियल होगा वो ये स्पेशलाइज होगा, स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यूज। ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी इज ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग 4 बेसिक टाइप्स। हमारी बॉडी के अंदर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज मौजूद हैं। नंबर 1 इज एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यूज, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यूज, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यूज, नंबर 4 नर्वस टिश्यूज। आइए इनको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज कनेक्टिव टिश्यूज। द कनेक्टिव टिश्यूज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं
ये करेक्टराइज किया जाता है इनको बाय द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनमें सेल्स कम होते हैं, बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, मगर इन सेल्स के दरमियान में जो स्पेसिस होंगी, जो फ्लूइड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एज कंपेयर दिस विद एपिथेलियम which consists of a large number of cells with very small amount of intercellular substances। वो ये कह रहा है कि अगर हम इसके बरक्स एपिथेलियम टिश्यूज़ की बात करें, एपिथेलियल टिश्यूज़ की, उसमें सेल्स ज़्यादा होते हैं लेकिन जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं वो कम होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है हमारे पास टिश्यू। अच्छा, इसके अंदर सेल्स होंगे कम, वैसे वक्फे वक्फे से दूर दूर होंगे, ठीक है। और इसके जो दरमियान में इंट्रास्टिशियल फ्लूइड है, जो इंट्रासेलुलर स्पेसिस हैं, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, ये स्पेसिस अगर बहुत ज़्यादा होंगी तो इसको हम बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यूज। अगर इसके ऑपोजिट होगा, जैसे मैंने ऊपर ये बनाया है जिसमें सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी, और इंट्रासेलुलर स्पेसिस जो है वो बहुत कम मिकदार में है एज कंपेयर टू कनेक्टिव टिश्यूज, तो इसको हम बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यूज। आप ये समझ लें कि इन दो सेल्स के दरमियान में जो डिफरेंशिएट करने का क्राइटेरिया है वो ये है कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर सेल कम होंगे, इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है, जो सब्सटेंसेस है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन एपिथेलियल सेल्स के टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और इंटरसेलुलर स्पेसिस और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस कम होंगे। अब आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज पे। बेसिकली ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं बेसिकली उनमें तीन किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 cells, number 2 fibers, number 3 ground substances. The fiber and ground substances are collectively known as matrix. A description of these basic components of the connective tissue is necessary before discussing the classification of connective tissues. वो ये कह रहा है ये मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यूज है। ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। अच्छा, अब सेल के अलावा ये जो स्पेस है जिसके हम ECF एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कह रहे थे या इंटरसेलुलर फ्लूइड सब्सटेंसेस कह रहे थे, इसके अंदर पाई जाती हैं दो चीज़ें। क्या पाई जाती हैं? दो चीज़ें। नंबर 1 इज फाइबर and number 2 ground substances। अच्छा, ये फाइबर और ये जो ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है इसको मिल मिला के कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फ्लूइड मतलब ये जो सेल्स के दरमियान में जगह है जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स कंपोज होता है फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेस के। अब फाइबर क्या होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कंपोजिशन इसकी क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, mast cells and fat cells constitute the common type of connective tissues cells. In addition, occasional visitors called wandering cells are also found. Almost all varieties of connective tissue cells
कैन बी ऑब्जर्व इन द लूज एरियोलाज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। वो ये कह रहा है कि आपके फाइब्रोप्लास्ट भी होते हैं, हिस्टोसाइट्स भी होते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं, मास्ट सेल्स और फैट सेल्स भी होते हैं। ये सब के सब किसके अंदर होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स के अंदर। और इनके साथ साथ कुछ विजिटर सेल्स भी होते हैं जिनको हम वंडरिंग सेल्स कहते हैं। ऑलमोस्ट तमाम किस्म के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें यही चीज़ें पाई जाती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, फाइब्रोप्लास्ट सबसे पहले लिखा हुआ है उन्होंने, इट सिंथेसाइजेज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलाजिन। फाइब्रोप्लास्ट जो है वो जो कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर फाइबर्स होते हैं वो बनाता है। हिस्टोसाइट्स टिश्यू रिपेयरिंग में काम आता है। उसके बाद प्लाज्मा सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, मास सेल जो है वो हेपारिन और हिस्टामिन होते हैं, उनमें फैट सेल्स में स्टोर एनर्जी। और वंडरिंग सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली पुलिस का काम करते हैं। जितने भी हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, वंडरिंग सेल्स, वो जो भी चीज़ उनको अकॉर्डिंग टू द नीड नहीं लगेगी उसको किल कर देंगे। ये होगी कंपोजिशन के कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते क्या क्या है। फिर है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, आ गया फाइबर। इसके बाद आ गया ग्राउंड सब्सटेंसेस। फाइबर होते हैं कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। A relative proportional of these fiber varies in different types of connective tissues। आइए मैं आपको बता देता हूँ। वो कह रहा है सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यूज की जो कंपोजिशन है उसमें उसने बताया है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट ही है ना। अच्छा, फाइब्रोब्लास्ट। नंबर 2 पे उसने बताया है हिस्टोसाइट्स। नंबर 3 पे मास सेल। नंबर 4 पे है प्लाज्मा सेल। नंबर 5 पे है वंडरिंग सेल्स वगैरह, फैट सेल्स। ठीक है जी, नंबर 5 पे है फैट सेल्स और नंबर 6 पे है वंडरिंग सेल्स। ये है कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, अब आ गया सेकंड, फाइबर्स। ये तो सारे हो गए सेल्स कि आपके कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, ये उनके नाम है, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट, मास सेल, प्लाज्मा सेल, फैट सेल, वंडरिंग सेल। अब आ गया इसके अलावा सेल्स के अलावा टिश्यूज में और क्या होता है, फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंसेस, तो जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। सबसे पहले फाइबर्स कौन कौन से आते हैं, कोलेजन फाइबर, नंबर 2 पे आते हैं इलास्टिक फाइबर्स, और नंबर 3 पे आते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। नंबर 3 इज रेटिकुलर फाइबर्स। अच्छा, इसके बाद है ग्राउंड सब्सटेंसेस। इसमें नंबर 1 है प्रोटियोग्लाइकेन, और नंबर 2 पे आता है प्रोटियोग्लाइकेन है, फिर ग्लाइकोप्रोटीन है। इन सब चीज़ों से मिलके आपका कनेक्टिव टिश्यूज बना होता है। आइए इसको पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज फाइबर्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 कोलाजेनियस फाइबर्स, नंबर 2 रेटिकुलर फाइबर्स, नंबर 3 इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन फाइबर जो है ये बेसिकली ग्रोथ में
और इसकी स्टेबिलिटी में हेल्प आउट करता है। इलास्टिक फाइबर टिश्यूज़ की शक्ल सूरत उसकी शेप में हेल्प आउट करता है। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दिस फाइबर वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, इससे इन फाइबर्स की जो प्रोपोर्शन है, जो मिकदार है, वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ में मुख्तलिफ होती है। फिर आ गया ग्राउंड सब्सटेंसेस। द ग्राउंड सब्सटेंसेस इज कंपोज्ड ऑफ मेनली मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का कॉम्प्लेक्स होता है जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं। तो होते ये मैक्रो है, मैक्रो लेवल पे मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स, ये पूरे मतलब एक कॉम्प्लेक्स का नाम है। मतलब प्रोटीन होती है और पॉलीसेकेराइड, ये दो मेन चीज़ें होती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनके, ठीक है। और उसको बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेन। क्या बोलते हैं? प्रोटियोग्लाइकेन। इन एडिशन इट कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन वाटर एंड साल्ट। और इसके साथ साथ ये प्रोटीन्स भी होते हैं इनमें, और इनमें वाटर भी होता है, इनमें सॉल्ट भी होता है। अच्छा, अब हम इसकी आगे बात करें प्रोटियोग्लाइकेन क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि प्रोटीन्स का और पॉलीसेकेराइड्स का जो कॉम्प्लेक्स होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो क्या कहलाता है? प्रोटियोग्लाइकेन। Many type of proteoglycan have been found in various location of the body. बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकेन आपकी बॉडी में मुख्तलिफ मकामात पर पाए जाते हैं। These include hyaluronic acid, इसमें पहले तो हाइयालुरोनिक एसिड आता है, दूसरा कॉन्ड्राइटिन सल्फेट आता है, और नंबर 3 पे सल्फेट सी डर्मेटन सल्फेट आता है। ठीक है जी, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। और उसके बाद आता है कैराटिन सल्फेट और हेपारिन सल्फेट। कैराटिन सल्फेट और हेपारिन सल्फेट। अच्छा, ये जितनी की जितनी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये करती क्या है? हाइयालुरोनिक एसिड जो है वो आपकी स्वेलिंग को और हाइड्रेशंस को रोके रखता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है ये आपकी टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में काम करता है। हेपारिन जो है ये ब्लड एंटी कोगुलेंट है। और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट वगैरह जो हैं ये आपके CNS की रिपेयरिंग में यूज़ होता है, उसकी इंजरी वगैरह हो जाए तो। ठीक है, ये प्रोटियोग्लाइकेन का मैंने आपको बताया। सेकंड है ग्लाइकोप्रोटीन। सेकंड, ग्लाइकोप्रोटीन। दीज कंपाउंड आर आल्सो कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, बट इन कंट्रास्ट टू प्रोटियोग्लाइकेन द प्रोटीन मोइटी प्रीडोमिनेट्स। वो ये कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, इसमें भी प्रोटीन और ग्लूकोज का ही मिलाप होता है। तो इन दोनों के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अच्छा, प्रोटियोग्लाइकेन में भी तो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स थे, लेकिन जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें आपके जो प्रोटीन्स हैं वो डोमिनेंट फेज में होते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में होते हैं एज कम्पेयर टू पॉलीसेकेराइड्स या एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यूज़। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यूज़। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यूज़। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यूज़ का मैंने आपको क्या बताया था कि ये इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं जिनमें सेल्स बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस बहुत कम होते हैं। दिस ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड द लाइनिंग कैविटीज एंड ट्यूब। आपकी बॉडी की जो कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। आपकी बॉडी की जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितनी कैविटीज़ हैं उनकी जो ट्यूब्स हैं, जैसे खुराक की नाली, मैदे की नाली, सांस की नाली, इस तरह जितने भी ट्यूब्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। इट ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स में भी होते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है ना,
इनका जो फंक्शन है वो इनसे इनके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करता है। जैसा स्ट्रक्चर होगा फंक्शन भी वैसा ही होगा। प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइन स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। वो ये कह रहा है कि डिहाइड्रेशन केमिकल हो या मैकेनिकल डैमेज हो, उससे प्रोटेक्शन करती है। सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन भी इसका एक फंक्शन है, अब्जॉर्प्शन भी इसका एक फंक्शन है। द सेल आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड द इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। वही बात कि इसके जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं एज़ कम्पेयर टू आईसीएफ। और इसके दरमियान में जो ये माया है जिसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज में भी कह रहे हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स, टाइप्स ऑफ epithelial cells or tissues, sorry. There are two types of epithelial tissues. There are two types of epithelial tissues. Number one is simple epithelial cell tissues, stratified epithelial tissue. अच्छा, अब हम इनकी शेप्स क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने आपको बताया है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो अपनी शेप्स पे डिपेंड कर रहा होता है, तो इसलिए फिर हम शेप पढ़ेंगे और शेप के साथ क्या फंक्शन आएंगे वो पढ़ते हैं। Simple epithelium. Simple epithelium consists of a single layer of identical cell and is divided into four types. It is usually found on absorptive and secretory surfaces. वो ये कह रहा है कि पहला है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो है ये एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो कि 4 किस्म में डिवाइड हुई होती है, मतलब सेल्स की सिंगल लेयर। ये देखें ये सिंगल लेयर है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो सिंगल लेयर में होते हैं और सब डिवाइड इनटू 4 टाइप्स हैं। ये सिंगल लेयर इनका शेप है और ये क्या है, सिंगल लेयर में है। और बेसिकली जो ऑब्जर्वेटरी और सिक्रेटरी आपकी जो लेयर्स है ना उनमें ये पाए जाते हैं। ऑब्जर्वेटरी मतलब ऑब्जर्व करने वाले और सेक्रेटरी सेक्रेट करने वाले। नंबर 2 है स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियल सेल, इसका हम पढ़ लेते हैं। Stratified epithelial consists of several layers of cells of various shapes. The main function of the stratified epithelium is to protect underlying structures. इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स मौजूद होती हैं एपिथेलियल सेल्स की। ये है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स, ये किसमें होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर। ठीक है जी, stratified epithelium tissues in which we have a different layers of cells, and the main function of the stratified epithelial cell is to protect the underlying
ऑर्गन्स और अंडरलाइन मटेरियल्स। स्ट्रेटिफाइड का जो मेन मकसद होता है, स्ट्रेटिफाइड होते क्या हैं, जिनमें सेल्स की मुख्तलिफ तहें बनी होती हैं और इनका असल मकसद जो होता है वो ये होता है कि इनके नीचे पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स हैं ये उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनको महफूज कर सके। तो ये हो गया हमारा टिश्यूज़ कंप्लीट। टिश्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं? टिश्यूज़ जो हैं ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शन होते हैं और इनके साथ साथ जो मैट्रिक्स होता है उसको अ ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद द मैट्रिक्स और अलोंग विद द इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज कॉल्ड टिश्यूज़। चार किस्म के टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज़, उसके बाद नर्वस टिश्यूज़ और उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़। ये चार किस्म के टिश्यूज़ मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर। इनमें से हमने सिर्फ दो की स्टडी की है। द नंबर वन इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं ये बेसिकली इनमें सेल्स जो हैं वो कम और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होता है। अच्छा, अब सेल्स कौन कौन से होते हैं? सेल्स होते हैं हिस्टोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, वंडरिंग सेल्स, फैट सेल्स। तो ये क्या है? कुछ सेल्स के नाम हैं जो मौजूद होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, मेनली कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर। और जो मैट्रिक्स है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, वो दो चीज़ों से बना होता है, एक तो फाइबर से और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंसेस के। अच्छा, जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स में इलास्टिक फाइबर्स आते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स आते हैं और कोलेजन फाइबर्स आते हैं। ये तीन हमारे फाइबर्स हैं। अच्छा, ग्राउंड सब्सटेंसेस की बात की तो उसमें प्रोटियोग्लाइकेन और ग्लाइकोप्रोटीन, ये दो अलग टाइप ऑफ कंपाउंड्स मौजूद होते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस में। इससे आगे अगर हम बात करें तो एपिथेलियल सेल्स की। एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं इनमें सेल्स तो कंजस्टेड, बिल्कुल ऐसे पैक, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं और जो उनके दरमियान स्पेसिस, उनके दरमियान फ्लूइड होता है वो बहुत कम होता है। इसकी हमने शेप्स की बात की है, दो टाइप्स की शेप्स इसकी पाई जाती हैं, सिंपल एपिथेलियल सेल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़। अच्छा, सिंपल जो होता है उसमें एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मौजूद होती है और इसके मेनली पाया जाता है जहाँ से कोई चीज़ सिक्रीट हो रही हो या जहाँ पे कोई चीज़ एब्जॉर्ब हो रही हो। और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड जिसमें मुख्तलिफ लेयर्स बनी होती हैं, किसकी? डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। और इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये जो इनके नीचे ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है बोन्स। बोन्स क्या होता है? हड्डियां। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि बोन्स होता क्या है। बोन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। बोन एक मजबूत किस्म का, ड्यूरेबल मतलब पायदार किस्म का कनेक्टिव टिश्यू है। लाइक अदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, द बोन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द सेल्स एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। The matrix of bone has the special property of being rigid because it is impregnated
with mineral salts, mainly calcium phosphate. Hence the chief physical properties of the bone tissue is its toughness and hardness. वो ये कह रहे हैं कि बोन जो है ये एक मजबूत और पायदार किस्म का कनेक्टिव टिश्यूज है। दूसरे टिश्यूज की तरह इसमें भी दो चीज़ें पाई जाती हैं, पहला सेल्स, दूसरा मैट्रिक्स। अच्छा, अब जो बोन्स का मैट्रिक होता है ये बेसिकली रिजिड होता है, रिजिड मीन सख्त, और इसमें जो खास करके क्या होता है, इसमें सॉल्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम फॉस्फेट, ये सबसे मेन सॉल्ट है जो बोन्स के टिश्यूज में के अंदर इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, जो मैट्रिक्स है, उसमें मेनली जो पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। द चीफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बोन टिश्यू इज द टफनेस एंड, और इसी की वजह से फिर जो मेन अहम काम है बोन टिश्यूज और मैट्रिक्स का वो क्या है? हार्डनेस, टफनेस। अब बोन सेल्स कितने टाइप्स के हैं? बोन सेल्स आर 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। अच्छा, बोन सेल्स को ओसियस सेल्स भी कहते हैं और बोन टिश्यूज को ओसियस टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसमें जो पहला सेल होगा इसका नाम होगा ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा ऑस्टियोसाइट्स और तीसरा ऑस्टियोक्लास्ट। जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यूज में पढ़े थे ना सेल्स, तो वो सेल्स थे फिब्रोब्लास्ट, हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मास सेल, वंडरिंग सेल, फैट सेल। इसमें जो सेल्स होंगे वो होंगे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ये इसके सेल्स के नाम है। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है जी। मैट्रिक्स में हमने पहले बात कर ली, जो मेन और चीफ कंपोनेंट है वो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। द बोन मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। वो ये कह रहा है कि बोन मैट्रिक्स के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों किस्म के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। द इनऑर्गेनिक मटेरियल कंपोनेंट ऑफ द बोन मैट्रिक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द बोन। और ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स या इनऑर्गेनिक मिनरल्स मौजूद हैं, ये बेसिकली जो हार्डनेस होती है हड्डी की, वो ये इनका काम होता है। and constitute about 65% of the dry weight of the bone। और जो 65% ऑफ द वेट होता है ना बोन्स का, वो इन्हीं की वजह से होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर चीफ बोन मिनरल्स। कैल्शियम और फॉस्फेट जो है ये चीफ बोन मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? चीफ बोन मिनरल्स। हमने पीछे भी पढ़ा कैल्शियम फॉस्फेट, तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो ना ये चीफ बोन के मिनरल्स होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स यही होते हैं। बट सब्सटेंशियली क्वांटिटीज ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सिट्रेट आर आल्सो फाउंड। लेकिन इनके साथ साथ कुछ क्वांटिटी सोडियम की, मैग्नीशियम की, कार्बोनेट की और सिट्रेट की भी मौजूद होती है। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया कॉम्पैक्ट बोन। नेक्स्ट क्या है? कॉम्पैक्ट बोन। अपेयरिंग एज डेंस एरिया विदाउट कैविटी। मतलब कॉम्पैक्ट बोन वो वाली बोन होती है जो होती तो बहुत गहरी है और उसके अंदर कोई कैविटी मौजूद नहीं होती। दूसरी स्पॉन्जी बोन, in which the bone substance is in form of cylinder, spicule and trabeculae separated from each other by numerous interconnected cavities। वो ये कह रहा है कि बोन के जो सिलेंडर्स हैं ना, बेसिकली जो स्पॉन्जी बोन है ये सिलेंडर फॉर्म में होती है। सिलेंडर मतलब लंबी, हॉलो, अंदर से खाली। स्पाइक्यूल एंड ट्रैबिकुलाई सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय न्यूमरस इंटरकनेक्टिंग कैविटीज। तो फिर इनको आपस में अलग करने का भी खास एक अमल है। अच्छा, लॉन्ग बोन्स में क्या होता है? इन अ लॉन्ग बोन द एंड्स को बोलते हैं एपिफाइसिस। मतलब एपिफाइसिस बोलते हैं आपकी लॉन्ग बोन का जो एंड वाला हिस्सा होता है, जो आमतौर पे गोल होता है, उसको एपिफाइसिस कहते हैं। आर कंपोज ऑफ स्पॉन्जी बोन। ये स्पॉन्जी बोन से कंपोज होती हैं। कवर्ड बाय अ थिन शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो इनके ऊपर एक थिन शेल होता है कॉम्पैक्ट बोन का। कॉम्पैक्ट बोन हमने पढ़ी है जो कि रिजिड होती है लेकिन उसके अंदर कैविटीज मौजूद
नहीं होती। Conversely, the shaft diaphysis, which almost entirely of compact bone, only a thin layer of spongy bone lining the inner surface of the shaft. Example include the femur tibial fibula. वो ये कह रहा है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पैक्ट बोन क्या है और स्पॉन्जी बोन क्या है। सबसे पहले कॉम्पैक्ट बोन, a rigid, hard, tough structure of bone which does not contain cavities। मतलब एक गहरा गाढ़ा मजबूत किस्म का बोन जिसके अंदर कैविटीज मौजूद ना हो उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। दूसरी है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन वो बोन होती है जिसके अंदर कैविटीज मौजूद होती हैं। ठीक है, अच्छा अगर अब हम देखेंगे तो हमारी दो किस्म की बोन्स है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन। जो हमारी लॉन्ग बोन होगी ना वो मेनली जो होती है कंपोज्ड ऑफ द स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय थिन शेल ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। लॉन्ग बोन में आती कौन कौन सी, पहले तो ये देख लो, टिबिया, फेबुला, ह्यूमरस वगैरह, ये लॉन्ग बोन्स में आती हैं। ठीक है, ये नाम जो तीन हड्डियों के हमारे जिस्म की। अच्छा ये तीन क्या है, टिबिया, फेबुला, ह्यूमरस, ये लॉन्ग बोन्स हैं। अच्छा ये बनी कैसे होती हैं, ये बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन एंड हैव शेल ऑफ, शेल होता है कवरिंग, शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। अच्छा ये स्पॉन्जी बोन से तो बनी होती हैं, सारी की सारी स्पॉन्जी बोन होती हैं, इसके अंदर कैविटीज में मौजूद होती हैं और ये नरम होती हैं, लेकिन इनके ऊपर एक शेल चढ़ा हुआ होता है, किसका, कॉम्पैक्ट बोन का। कॉम्पैक्ट बोन का एक शेल चढ़ा हुआ होता है किसके ऊपर, लॉन्ग बोन्स के ऊपर। अच्छा अब दो चीजें हमने यहां पढ़ी है, क्या, एपिफाइसिस, ये जो आपके बोन का ये हिस्सा होता है ना इसको एपिफाइसिस बोलते हैं, एपिफिसिस। और सेकंड है डायाफिसिस, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको डायाफिसिस बोलते हैं। ठीक है जी, एपिफिसिस ये ऊपर वाला हिस्सा होता है और डायाफिसिस ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपकी जो लॉन्ग बोन्स हैं जैसे टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस हैं, ये बेसिकली तो स्पॉन्जी बोन से बनी होती हैं, लेकिन इनके ऊपर कॉम्पैक्ट बोन की एक कवरिंग चली हुई होती है। ठीक है, ये जो एपिफिसिस का ऊपर वाला हिस्सा है और डायाफिसिस का सेंटर वाला मेन हिस्सा होता है बोन का। अब आ जाते हैं सेकेंडली हम शॉर्ट बोन्स की तरफ। The short bone consists of a core of spongy bone completely covered by a layer of compact bone.
अगर हम सेकेंडली बात करेंगे तो शॉर्ट बोन्स जो हैं, शॉर्ट बोन्स जैसे कि कार्पसल्स, कार्पसल्स के बाद आता है स्कल बोन, स्कल बोन के बाद आता है वर्टिब्री की बोन्स, रिब्स, स्टर्नम वगैरह, पैटिला, रिब्स की बोन, स्टर्नम की बोन, पैटिला की बोन, ये जो सारी की सारी बोन्स हैं शॉर्ट बोन्स कहा जाता है। कार्पेसल, स्कल बोन, रिब्स, स्टर्नम, पैटिला, ये भी सारी की सारी स्पॉन्जी बोन से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? स्पॉन्जी बोन से, और इनके ऊपर कॉम्पैक्ट बोन की एक लेयर चढ़ी हुई होती है। ठीक है जी, लेकिन इनमें डायफेसिस और एपिफेसिस नहीं होता। आइए अब इसके हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन टिश्यू, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बोन टिश्यू इज द लैमिलर structure. The bone matrix is arranged as a layer of lamellae ranging from 3 to 7 micrometer in thickness. The collagenous fibers of lamella run parallel to each other pursuing a helical or spiral course. वो ये कह रहा है कि जो सबसे मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं बोन टिश्यूज के, वो क्या है? लैमिलर स्ट्रक्चर, लैमिलर स्ट्रक्चर। सबसे मेन जो करेक्टरिस्टिक है बोन के स्ट्रक्चर की वो है लैमिलर स्ट्रक्चर। अब लैमिलर स्ट्रक्चर क्या होता है पढ़ लेते हैं। द बोन मैट्रिक्स इज अरेंज एज लेयर ऑफ लैमिलाई रेंजिंग फ्रॉम 3 to 7 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। मतलब आपकी जितनी भी बोन्स हैं उनको एक खास लैमिलाई के स्ट्रक्चर में जब अरेंज किया जाता है, जिग जैग मैनर में, कॉन्ट्रास्ट क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट जो है उनको जब अरेंज किया जाता है, इसको बोलते हैं लैमिला स्ट्रक्चर। ठीक है, और यही जो लैमिला स्ट्रक्चर है इसकी जो रेंज होती है वो 3 माइक्रोमीटर टू 7 माइक्रोमीटर होती है। द कोलेजिनस फाइबर ऑफ लैमिलाए रन पैरेलल टू ईच अदर, और यही जो कोलेजिनस फाइबर्स वगैरह होते हैं ये ईच लैमिला के पैरेलली मूव करते हैं और एक हेलिकल और स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है सीडी का स्ट्रक्चर, ये जो इस तरह मूव करते हैं ना, तो लैमिला स्ट्रक्चर होगा, फाइबर्स इसके साथ ये पैरेलल मूव करेंगे और ये जिगजैग फॉर्म में होगा, कॉन्ट्रास्ट भी होगा और जिगजैग भी होगा। ठीक है, तो ये एक लैमिला स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर होता है किसका? बोन्स का। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ बोन्स पे। Bone have a variety of function. They provide the framework of the body. आपकी बॉडी का पूरा जो फ्रेम है वो किसका बना हुआ है? बोन का। अगर ये बोन्स ना हो तो आपकी बॉडी का जो गोश्त है वो 2 मिनट पे नीचे गिर जाए और बॉडी का रहना पॉसिबल ही ना हो। ये बोन्स के ही की वजह से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन है, आपकी बॉडी का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो सारा का सारा मेंटेन है। बोन्स गिव अटैचमेंट टू मसल एंड टेंडन्स। अच्छा, ये जो बोन्स हैं इन्होंने आपके जिस्म के गोश्त को भी पकड़ के रखा हुआ है, फिर जो टेंडन्स, लिगामेंट्स वगैरह, एक बोन ने दूसरी बोन को भी पकड़ के रखा हुआ है, एक फिर बोन ने गोश्त को भी पकड़ के रखा हुआ है। परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये जो है ना परमिट करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल, पूरी की पूरी आपकी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट में भी ये कौन? आपकी बोन हेल्प आउट कर रही होती है। देखिए ये बोन्स को मैं इस तरह मूव कर रहा हूँ, अगर बोन मूव हो रही है तो ही मेरा हाथ हिल पा रहा है, ये मेरा हाथ की जो फिंगर्स मूव कर रही है, ये किसकी वजह से है? बोन्स की वजह से। अगर बिलफर्स बोन्स ना हो
तो गोश्त तो यहाँ स्टेबल ही नहीं रह सकेगा, खड़े नहीं हो सकेगा, तो फिर वो तो गिर जाएगा, मैं मूवमेंट तो नहीं कर सकूंगा। कंटेन रेड बोन मैरो इन विच ब्लड सेल्स डेवलप। वो ये कह रहे हैं कि बोन की जो मैरो होता है, बोन का जो गूदा होता है, बोन्स के अंदर रेड सेल्स, रेड बोन मैरो मौजूद होता है, जिनकी वजह से रेड सेल्स बनते हैं। प्रोवाइड्स अ रेजर्वायर ऑफ मिनरल स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपकी बॉडी, जैसे बोन्स का मैंने बताया था, मेनली इनके अंदर क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और यही कैल्शियम फॉस्फेट जो है रेजर्वायर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। मतलब अगर आपकी बॉडी को कभी कैल्शियम फॉस्फेट की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगा, आपकी बोन्स के अंदर से। ठीक है जी, ये हमारा बोन्स भी आज हो गया कंप्लीट। आइए इसको दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले तो बोन क्या है, एक मजबूत और पायदार किस्म का कनेक्टिव टिश्यूज़ है, जो इसको हम ओसियस टिश्यूज़ भी कहते हैं, और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ओसियस सेल्स कहलाते हैं। अच्छा, सेल्स के साथ साथ जो दूसरी चीज़ इसमें होती है वो होता है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स जो होता है वो सख्त होता है इसका, और जो मेन चीज़ मैट्रिक्स के अंदर होती है वो होती है कैल्शियम फॉस्फेट। इसके जो अंदर सेल्स होते हैं वो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट। ये 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं इसके। फिर आता है बोन मैट्रिक्स। बोन मैट्रिक्स के अंदर 65% जो है ना वो ड्राई वेट मैट्रिक्स का ही होता है, और मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी होती हैं, सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिट्रिक एसिड वगैरह, ये चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, बोन्स की 2 टाइप्स है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन बेसिकली नरम बोन होती है और इसके अंदर कोई भी कैविटीज़ मौजूद नहीं होती, लेकिन जो कॉम्पैक्ट बोन है उसके अंदर कैविटीज़ मौजूद होती हैं और वो सख्त बोन होती है। फिर लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन जो है ये स्पॉन्जी बोन अंदर से होती है, ऊपर इनकी कवरिंग हुई होती है कॉम्पैक्ट बोन की, और इसके साथ साथ लॉन्ग बोन्स में आती हैं चिबिया, फेबुला, ह्यूमरस, ये वाली। शॉर्ट बोन्स में आती है कार्पसल्स, स्कल बोन्स, रिब, स्टर्नम, स्कल बोन्स वगैरह। फिर हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसका क्या था, मेनली लैमेला स्ट्रक्चर जो है वो बोन का मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। और फिर फंक्शन ऑफ बोन पढ़े हमने कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क ये है, हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उनके साथ अटैचमेंट बोन करता है, फिर हमारी बॉडी की जो बोन से बोन है उनमें भी आपस में अटैचमेंट होती है, फिर हमारी बॉडी की मूवमेंट इसी बोन के ज़रिए होती है, और हमारी बॉडी का जो बोन है इसके अंदर बोन रेड बोन मैरो होता है जिससे रेड सेल्स बनते हैं, और लास्ट पे इट एक्ट एज द रेजर्वायर फॉर द कैल्शियम फॉस्फेट। ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इसमें आपने कुछ भी पूछना हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों आज, बोन्स भी और टिश्यूज़ भी, दोनों को ज़रूर पढ़ के आइए। ये बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर ये बेसिक्स टॉपिक्स को आप याद नहीं रखेंगे, बेसिक्स टॉपिक्स को आप नहीं पढ़ेंगे, टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से टिश्यूज़ में सेल्स ज़्यादा होते हैं, कौन से टिश्यूज़ में सेल्स कम होते हैं, फिर इनमें मैट्रिक्स कौन कौन सा होता है। अच्छा, टिश्यूज़ के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ में या दूसरे टिश्यूज़ के अंदर सेल्स कौन कौन से होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, फैट सेल्स वगैरह, मास सेल्स। अच्छा, ये करते क्या है, मैंने ये भी बताया ना आपको। हिस्टोसाइट्स क्या करते हैं, रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स। वॉन्डरिंग सेल्स क्या करते हैं, कोई भी अबनॉर्मल सेल नजर आएगा उसको किल कर देंगे। फैट सेल स्टोर ऑफ एनर्जी। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी तो आपके लिए आगे जाके फिर ऑर्गन्स को पढ़ना, सिस्टम्स को पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बेसिक्स को याद करें, लाजिम याद करें, इनको अपने जहन में रखें और इनको पढ़ते रहें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।